हेलो इसके तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन करम, आज हम एक ऐसे कस्बे के बारे में बात करने वाले हैं जिनके शहरियों के मकान का किचन एक और मुल्क में होता है तो सहन किसी दूसरे मुल्क में, ख्वाबगाह किसी और मुल्क में और मेहमान खाना किसी और मुल्क में। मिसेस एल्डर कार्डियो कनाडा के गांव राई आइलैंड के रहने वाली हैं। अभी वो खाने के कमरे में बिस्किट तैयार कर रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। इन्होंने रिसीवर उठाया। टैक्स वसूल करने वाला अफसर बोल रहा था कि मिसेस एल्डर, आपके पास एक नई टेलीविज़न या नया टेलीविज़न सेट है और आपने अब तक इसका टैक्स अदा नहीं किया। हालांकि आप जानती थी कि कनाडा के कानून के मुताबिक टेलीविज़न सेट का हर माह टैक्स अदा करना लाजमी है, लेकिन मेरा टेलीविज़न सेट कनाडा में नहीं अमेरिका में है। मिसेस एल्डर ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हैरानकुन बात है। मिसेस एल्डर हंस पड़ी। वो ऐसे कि मेरा मेहमान खाना यानी ड्राइंग रूम कनाडा के हदूद में नहीं और टेलीविज़न सेट मेहमान खाने में है। यकीन ना आए तो सरकारी वकील से पूछ लीजिए। ये कहकर मिसेस एल्डर ने रिसीवर हाथ से रख दिया और हंसती वो किचन में चली गई। हो सकता है आप इस वाक़े को लतीफ़ा समझिए, लेकिन ये हकीकत है कि अमेरिका और कनाडा के माबीन ख़त सरहदी यानी बाउंड्री लाइन मिसेस एल्डर कार्डियो के मकान को दो हिस्सों में तकसीम करता है। इनके मकान में मेहमान खाना और ख्वाबगाह अमेरिका में, किचन और स्टोर और बाथरूम कनाडा में है। मिसेस एल्डर की तरह इस कस्बे में कम व बेश 28,000 अफराद बसते हैं। इनमें से अक्सर के घर दो मुल्क में तकसीम होकर रह गए हैं। इस कस्बे के दो हिस्से हैं। कैनेडियन हिस्से को रॉक आइसलैंड और अमरीकी हिस्से को डर्बी लाइन कहते हैं। इस कस्बे में कोई शख्स अपने आप को किसी एक मुल्क का शहरी नहीं समझता। यहाँ रहने वाली दोहरी कौम के मालिक हैं, यानी बैक वैक ने अमरीकी की शहरी भी और कैनेडियन शहरी भी। इस छोटे से शहर के लिए बिजली कनाडा मुहैया करता है और पानी की सप्लाई एक अमरीकी कंपनी की जिम्मेदारी है। कैनेडियन के वो शहरी जो अमरीका सरहदी से करीब हैं अपने डाक अमरीका डाकियों से वसूल करते हैं। इसके बरकस कैनेडियन हिस्से में रहने वाले अमरीकियों को कैनेडियन डाकखाने से रुजू करना पड़ता है। नाज़रीन कराम, यहाँ ऐसी कई घर हैं जो अमरीकी और कैनेडियन सरहदी के दरमियान वाक़या है। इस कस्बे के रहने वाले दोनों मुल्कों की कौमी त्यौहार मनाते हैं। हर शख्स जेब में बैक वक्त अमरीकी और कैनेडियन करेंसी रखता है। यहाँ अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी दोनों ज़बानें बोली और समझी जाती है। हुकूमतें अलग अलग हैं, लेकिन दफ्तरी निज़ाम में हर हुकूमत के कारिंदे एक दूसरे से ताउन करते हैं। कस्बे के लोगों के लिए कवानीन वाशिंगटन अमरीका और अठावा कनाडा में बनते हैं, लेकिन इनके अतलाक़ में कई दुश्वारियाँ हैं। एक मिसाल देखिए, इस कस्बे के मिस्टर यावर हैरिस एक तोता ले आए। कैनेडियन कस्टम अफसर ने इन्हें एक ख़त भेजा कि अमेरिकी हुकूमत तोतों की दरामदी पर पाबंदी आयद कर चुकी है, इसलिए आप ये तोता वापस अमेरिका में भेज दें। मिस्टर यावर ने जवाब में कहा, मैंने तोता अमेरिकी इलाके में भेज दिया है, हुकाम चाहें तो तस्दीक कर सकते हैं। बात उसकी ठीक थी। इन्होंने वाकई तोते को अमरीकी इलाके में भेज दिया था, मगर ये अमरीका इलाका इनके अपने ही घर का एक हिस्सा था। तोता नशिस्तगाह से लाइब्रेरी में मुंतकिल कर दिया गया था। इस कस्बे में 3-4 घर ऐसे हैं कि कनाडा और रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के माबेन ख़त सरहदी इनके घरों के ख्वाबगाहों को दो हिस्सों में तकसीम करता है। चुनांचे यहाँ रहने वाले सोने के लिए अमरीका में जाते हैं और सुबह उठते हैं और चप्पल पहनने के लिए कनाडा में जाना पड़ता है। नाज़रीन कराम, इस ज़माने में इस घर का तज़किरा बेजान न होगा। एक खातून अमेरिका में बैठी है और दूसरी खातून कनाडा में, जिसके ड्राइंग रूम में रखा हुआ एक सोफ़ा दो मुल्कों में जगह घेरी हुई है। अब सोफ़े के दाईं सरे पर बैठी तो अमेरिका में है, बाईं सरे पर बैठी तो कनाडा में। लुत्फ़ की बात यह है कि इस सोफ़े पर लेट जाएं तो आपका सर अमेरिका में होगा और पाँव कनाडा में। मिस्टर राकुनोविया का शुमार इस कस्बे के कदीम तरीन लोगों में होता है। वो अमरीकी कस्टम में मुलाजिम थी। इनका घर भी ख़त सरहदी के एन ऊपर है। एक मरतबा इन्हें बुरी वक्त का सामना करना पड़ा। किस्सा यूँ हुआ कि अमरीकी हुकाम ने कैनेडियन दूध, मक्खन और दूध से बनी हुई अशिया पर पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि शिकायत ये थी कि इनमें से बाज़ चीज़ें खफसानी सेहत के उसूलों के तहत तैयार नहीं की जाती और इनके इस्तेमाल से किस्म किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं। राकुनोविया को भी अमरीकी हुकाम की तरफ से एक नोटिस मिल गया कि आइंदा से वो दूध और दूध से बनी हुई अशिया कनाडा से नहीं मंगवा सकती। इन्होंने कैनेडियन अफसरों से रब्ता कायम किया। इन्होंने कागजात देखे और फैसला सादिर किया कि मिस्टर राकुनोविया का सहन और स्टोर कनाडा में है। चुनांचे इन्हें मशवरा दिया गया कि वो कैनेडियन दूध और दूध से बनी हुई अशिया किचन में न ले जाएं, बल्कि स्टोर में रखें। नेज़ इन्हें सिर्फ सहन या स्टोर में बेच कर कहा जाए। मिस्टर राकुनोविया बहुत खुश हुई और उन्होंने किचन के बजाय स्टोर में बैठकर कैनेडियन दूध पीना शुरू कर दिया। नाज़रीन कराम, दूसरी मिसाल देखें। हाइकल लाइब्रेरी के नशिस्तगाह अमेरिका में है और किताबों की अलमारियाँ कनाडा में। इस किस्म का दिलचस्प वाक़या कस्बे के हाइकल लाइब्रेरी में पेश आया।
اس لائبریری کی نشستگاہ امریکہ علاقے میں ہے اور کتابوں کی الماریاں کینیڈی علاقے میں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک چور بھاگ کر لائبریری میں جا گھسا۔ امریکی پولیس اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ نشستگاہ تک وہ اس کے پیچھے آئی لیکن وہ اس کمرے میں چلا گیا جہاں کتابیں رکھی تھی۔ پولیس رک گئی۔ اس کے پاس کینیڈین علاقے میں جا کر کسی مجرم کو گرفتار کرنے کا خصوصی اجازت نامہ موجود نہ تھا۔ اس کام کے لیے قانونی طور پر اس کینیڈین پولیس کی مدد درکار تھی۔ چور پچھلے دروازے سے فرار ہو گیا اور امریکی پولیس مجرم کو اپنے سامنے فرار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آئیے ذرا ہم اس قصبے کی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ 1796 میں امریکی جانسن ٹپنن نے امریکہ اور کینیڈا کی سرحد کے قریب مکان بنایا۔ اس کا خیال تھا کہ مکان امریکہ کی حدود میں ہے، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کینیڈا میں رہائش پذیر ہے۔ اس وقت تک وہ مکان کے گرد باغیچہ بھی بنا چکا تھا اور یہ جگہ چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی دوسرے امریکی اور کینیڈین لوگوں نے بھی خطِ سرحدی کی پرواہ کی بغیر دائیں بائیں مکانات بنا لی اور اس طرح چند سالوں میں اچھا خاصا قصبہ آباد ہو گیا۔ 1812 کا سال اس قصبے میں رہنے والوں کے لیے آزمائش بن کر آیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ قصبے کے لوگوں میں کینیڈین بھی تھی جو برطانیہ کے نوآباد کار تھی اور امریکہ بھی جو برطانیہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ قصبے کے سرد کردہ لوگوں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹے سے شہر میں بھی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے خون سے ہاتھ رنگنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ انہوں نے قصبے کے سارے باشندوں کو جمع کیا اور فریقین کی رضامندی سے یہ بات طے پائی کہ امریکہ اور برطانیہ کے مابین اعلان جنگ کے باوجود اس قصبے میں لڑائی نہیں ہوگی اور ہر شخص صلح صفائی سے رہے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ واشنگٹن اور اوٹاوا سے لڑائی کے احکام آتے لیکن امریکہ اور کینیڈین اس احکام کو نظر انداز کر دیتے۔ قصبے کے لوگوں نے صلح صفائی سے یہ وقت کاٹا اور بالآخر جنگ بند ہو گئی۔ انتخابات قریب آتے ہیں تو قصبے میں بڑی رونق ہوتی ہے۔ سال کے بقیہ حصوں میں تو بے شمار مرد، عورتیں اور بچے دوہری قومیت کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی بیک وقت امریکی بھی اور کینیڈین بھی۔ لیکن انتخابات میں ہر شخص کھل کر اعلان کرنا پڑتا ہے کہ وہ امریکی ہے یا کینیڈین۔ اس زمن میں ایک دلچسپ واقعے کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ راک آئی لینڈ اور ڈربی لائن کے قصبے میں ایک صاحب نے سیاست میں بڑا نام پیدا کیا اور بڑے زور و شور سے انتخابات میں حصہ لیا۔ وہ کینیڈین حصے کے مقامی کابینہ کے رکن منتخب ہو گئے، لیکن جس روز انہیں اس اعزاز پر ایک شاندار پارٹی دی جانے والی تھی، حریفوں کی ایک چال سے سارا معاملہ چوپٹ ہو کر رہ گیا۔ سیاسی مخالفوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انتخابات میں جیتنے والا شخص سرک سے کینیڈین ہی نہیں کیونکہ وہ جس جگہ پیدا ہوا تھا وہ امریکہ میں واقع ہے۔ اگر وہ کینیڈین شہریت اختیار کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے لیے قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ اس طرح پارٹی ملتوی ہو گئی اور وہ صاحب جو بزعم خود کابینہ کے رکن تھی، کینیڈا کے شہر نہ ہونے کی وجہ سے اس اعزاز سے محروم ہو گئے۔ تو دوستو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو دوستو مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔